फ्रेंड्स, वेलकम टू ओम नॉलेज हब। और आज हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 10th का साइंस 2 का फर्स्ट चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। सो हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी एक ऐसी चीज़ है, हेरिडिटी मतलब जो जीन्स हमें रेसेसिवली हमारे पेरेंट्स से या फिर हमारे जो एल्डर वंस है उनसे जो हमें हमारे जीन्स मिलते हैं उसे हेरिडिटी कहा जाता है। जो जीन्स वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें उनसे मिलते हैं, जो चेंजेस हमारी बॉडीज़ में उनके जैसे होते हैं, उनको हेरिडिटी कहा जाता है। एंड एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन है जो चेंजेस होते हैं उनमें, जो इवॉल्व होते हैं वो उसको एवोल्यूशन कहा जाता है। विच कंपोनेंट ऑफ सेलुलर न्यूक्लियस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरिक्स हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। सो जीन जो होती है वो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को कैरी करती है। Heredity and hereditary changes. You know that heredity is the transfer of biological characters from one generation to another via genes. George John Mendel, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इज़ अ पायनर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स। ये जो उन्होंने मॉडर्न जेनेटिक्स की नींव रखी थी। इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड द कंक्लूजन्स ऑफ हीज रिसर्च अबाउट हेरिडिटी। बहुत टाइम लगा लोगों को उनकी हेरिडिटी के बारे में रिसर्च को समझने के लिए। इन 1901 द रीजन्स बिहाइंड द सडन चेंजेस वी आर अंडरस्टूड ड्यू टू द म्यूटेशनल थ्योरी ऑफ ह्यूगो द वेरिस। ह्यूगो द वेरिस जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक म्यूटेशनल थ्योरी रखी थी दुनिया के सामने। उसमें जो सडन चेंजेस आए उसके पीछे के रीजन्स हमें समझ में आ गए। Meanwhile, in 1902, Walter Sutton observed the paired chromosomes in the cells of grasshopper. जो grasshoppers है, जो grasshopper होते हैं, ग्रीन कलर के हॉप करते हो ग्रास पे, उनको उनके जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स थे उन्होंने उसमें चीज़ ऑब्जर्व की। until then it was known to anyone, मतलब जब किसी को उसके बारे में पता नहीं था। Research started in the direction of finding the nature of the genetics material. When it was proved that genes are carried via chromosomes, तब उन लोगों को पता चला कि जो जीन्स है वो क्रोमोसोम्स के द्वारा कैरी किए जाते हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी बॉडी में, उनके द्वारा जेनेटिक मटेरियल कैरी किया जाता है। Through which 1944 trio of scientists Oswald Avery, Maclean McCarthy and Colin McLeod proved that except viruses all living organisms have DNA as genetic material। मतलब वायरसेस को छोड़ के, जो वायरसेस होते हैं उनको छोड़ के जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें DNA एज जेनेटिक मटेरियल होता है। इन 1961 द फ्रेंच जेनेटिस्ट फ्रैंकोइस जैकब एंड जैक मोनॉड, जो फ्रैंकोइस जैकब थे और जैक मोनॉड थे, उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया था जिसका फॉर प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ डीएनए विद बैक्टीरियल सेल्स। प्रोटीन सिंथेसिस करने वाली प्रोसेस बनाई थी उन्होंने विद द हेल्प ऑफ डीएनए इन बैक्टीरियल सेल्स। इट हेल्प टू अनकवर द जेनेटिक कोड्स हिडन इन डीएनए। मतलब ये क्या किसके बारे में हेल्प करने वाला था उनको? जो जेनेटिक मटेरियल में कोड होता है, जो जेनेटिक मटेरियल में हिडन कोड होता है डीएनए में, उसे अनकवर करने के लिए। Thereby the technique of recombinant DNA technology emerged, which has vast scope in the field of genetic engineering। मतलब जब ये टेक्निक रिकॉम्बिनेंट हुई डीएनए टेक्नोलॉजी के साथ और वो किस में इमर्ज हो गई, वास्ट स्कोप बन गया जेनेटिक इंजीनियर फील्डिंग में। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो फील्ड थी तब इतनी पॉपुलर नहीं थी। जब ये रिसर्च आगे आई, सामने आई, जब ये टेक्नोलॉजी सामने आई डीएनए टेक्नोलॉजी, उसके बाद बहुत सारा स्कोप हो गया, वास्ट स्कोप आ गया। देखो डीएनए टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा जगह पे यूज़ होती है, फिंगरप्रिंट्स में, ऑफस्प्रिंग के बायोलॉजिकल फादर मदर ढूंढने में, या फिर किसी का फिंगरप्रिंट है उससे क्रिमिनल्स को ढूंढा जाता है। बहुत जगह पे ये जेनेटिक्स यूज़ किया जाता है।
कुछ चीज़ों में मॉडिफिकेशन कर किया जा सकता है जेनेटिक टेक्नोलॉजी से। देखो क्रॉप्स बनते हैं अलग अलग प्रकार के। द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज़ यूजफुल फॉर डायग्नोसिस, treatment and prevention of hereditary disorders, production of hybrid varieties of animal and plants, and in industrial processes in which microbes are used। मतलब जो साइंस होती है हेरिडिटी की वो बहुत यूज़फुल है किसके लिए? डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर, जो जेनेटिक्स डिसऑर्डर होते हैं लोगों को, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, उनको प्रिवेंट करने के लिए ये जेनेटिक हेरिडिटी का नॉलेज यूज़ किया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, मैंने बोला ना हाइब्रिड एनिमल्स जो होते हैं, हाइब्रिड प्लांट्स जो होते हैं, उनको इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज़ किया जाता है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन, देखो ये 3 टाइप के प्रोसेस होते हैं जेनेटिक्स में, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन। विद द हेल्प ऑफ RNA, जो RNA होता है राइबोन्यूक्लियस एसिड, द जीन्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डाइन्यूक्लियस एसिड, डायऑक्सी न्यूक्लियस एसिड, सो participate in the functioning of cell and thereby control the structure and functioning of the body। मतलब जो RNA होता है उसके हेल्प से जो जीन्स में DNA प्रेजेंट होता है जीन्स में, उसको पार्टिसिपेट किया जाता है सेल को कंट्रोल करने में, बाकी के बॉडी के फंक्शनिंग को। इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टोर्ड इन DNA, जो इन्फॉर्मेशन होती है बॉडी में, जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसकी सारी इंफॉर्मेशन DNA में स्टोर्ड होती है। एंड द सिंथेसिस ऑफ अप्रोप्रिएट प्रोटीन्स आर पर रिक्वायरमेंट इज नेसेसरी फॉर बॉडी, मतलब जो सही मात्रा में या फिर सही प्रकार से जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो नेसेसरी होती है बॉडी के लिए। दीज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय DNA थ्रू द RNA, मतलब जो प्रोटीन्स है वो किसके द्वारा सिंथेसाइज किया जाते हैं? DNA के द्वारा। किससे? RNA के लिए। दिस कॉल्ड एज सेंट्रल डॉगमा, इसको सेंट्रल डॉगमा कहा जाता है। देखो अगर एग्जाम में पूछा गया कि सेंट्रल डॉगमा क्या है, तो देखो यहाँ पे दिखाया गया है, इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टोर्ड इन द DNA एंड सिंथेसिस ऑफ appropriate proteins are per requirement is necessary for body. These proteins are synthesized by DNA through the RNA. This is called central dogma. Got it? So RNA जो mRNA है is produced as per the sequence of nucleotides। जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं DNA में उनके सीक्वेंस के तरह mRNA प्रोड्यूस किया जाता है। Only one of the 2 strands of DNA is used in this process। मतलब DNA के जो strands होते हैं, आपने जैसे DNA का स्ट्रक्चर देखा हो ना कभी, जैसे स्पाइरल होता है, स्पाइरल देखो मैं भी दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ ऐसा स्ट्रक्चर होता है DNA का, जैसे स्पाइरल होता है। जो ये है ना, इसको स्ट्रैंड बोलते हैं, स्ट्रैंड। तो इस प्रोसेस में सिर्फ 2 स्ट्रैंड यूज किए जाते हैं। द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन mRNA बीइंग produced in always complementary to the DNA strand used for synthesis। Besides there is a uracil in RNA, मतलब इसके अलावा RNA में uracil होता है instead of thymine। thymine के अलावा उसमें uracil होता है of DNA। This process of RNA synthesis is called as transcription। उसको ट्रांसक्रिप्शन भी कहा जाता है। देखो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन दिखाया गया है कैसे होता है। देखो ये RNA पॉलीमर्स है, जो देखो यहाँ पे दिखाया गया है ATGCA, ये कोड है उनका। सो जो RNA न्यूक्लियोटाइड्स है जिन पे लिखा गया है ये ऐसा सब कोड्स, देखो DNA में ना कोड्स होते हैं कुछ, यही कोड्स हमें कुछ जेनेटिक्स कैरेक्टर्स देते हैं। देखो ये DNA है, ये mRNA है, ये सब ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म कर रहे हैं। The mRNA formed in nucleus comes in a cytoplasm। मतलब जो mRNA होता है न्यूक्लियस में जो फॉर्म होता है वो किससे आता है? साइटोप्लाज्म से आता है। It brings in the coded message।
फ्रॉम डीएनए। जो एमआरएनए होता है वो डीएनए में जो कोडेड मैसेज होता है उसको लाता है। द मैसेज कंटेन्स द कोड्स ऑफ अमीनो एसिड्स, मतलब उस मैसेज में कोड्स होते हैं किसके लिए? अमीनो एसिड्स के लिए। द कोड फॉर ईच अमीनो एसिड्स कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। इट इज़ कॉल्ड एज ट्रिपलेट कोडॉन। उसको ट्रिपलेट कोडॉन कहा जाता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ये देखो साइंटिस्ट, ये जो है इंडियन ओरिजिन के थे। हरगोविंद खुराना जो है। और अगर आपको एग्जाम में पूछा गया ट्रिपलेट कोडॉन क्या है, तो द मैसेज कंटेन्स द कोड्स ऑफ अमीनो एसिड्स। द कोड फॉर ईच अमीनो एसिड्स कंसिस्ट 3 न्यूक्लियोटाइड्स। इट इज कॉल्ड ट्रिपलेट कोडॉन। तो समझ में आया? डॉक्टर हरगोविंद खुराना, अ साइंटिस्ट फॉर Indian origin, has made an important contribution in discovery of triplet codons for 20 amino acids। जो 20 अमीनो एसिड्स होते हैं डीएनए में, उनके लिए ट्रिपलेट कोडॉन्स की डिस्कवरी किसने की थी? हरगोविंद खुराना ने। तो इस डिस्कवरी के लिए उनको 1968 में नोबेल प्राइज़ मिला था, दूसरे और 2 साइंटिस्ट के साथ। इच एमआरएनए, देखो यहाँ पे ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन भी दिखाया गया कैसे होता है। देखो ये जो है ना, ये कोडॉन है, ये कोडॉन है, और ये एमआरएनए मैंने बोला था ना जिस पे ऐसे मैसेज लिखे जाते हैं, कोड्स होते हैं। ये देखो ये राइबोसोम है, राइबोसोम ऐसे दिखते हैं अंदर से, ये दिख रहा है। ये है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। एमआरएनए क्या होता है? मैसेज आरएनए। देखो ये एमआरएनए, इसके जो ऊपर है ये अमीनो एसिड्स है, ये अमीनो एसिड्स का न्यूक्लियस है। सो ईच एमआरएनए इज मेड अप ऑफ 1000 ट्रिपलेट कोडॉन्स। जो एक एमआरएनए होता है वो थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन्स से बनता है। एज पर द मैसेज ऑन एमआरएनए, अमीनो एसिड्स आर सप्लाइड बाय द टीआरएनए। टीआरएनए जो होता है ट्रांसफर करता है अमीनो एसिड्स को, इसलिए उसको ट्रांसफर टीआरएनए मतलब टीआरएनए कहा जाता है, और ये मैसेजेस देता है, इसलिए से ये एमआरएनए है। फॉर दिस पर्पस टीआरएनए हैज़ एंटीकोडॉन हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द कोडॉन ऑन एमआरएनए। मतलब अगर पूछा जाए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि टीआरएनए के पास जो एंटीकोडॉन होते हैं, मतलब टीआरएनए हैज़ एंटीकोडॉन हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, व्हाट इज फॉर, तो उसका आंसर होगा एज पर मैसेज ऑन एमआरएनए। देखो यहाँ पे आंसर्स में जो बोल रहा हूँ ना, मार्क करते चलो, टेक्स्ट बुक लेके बैठो तो समझ में आएगा। फॉर दिस पर्पस टीआरएनए हैज़ एंटीकोडॉन हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द कोडॉन ऑन एमआरएनए। और दूसरा एक आ सकता है इससे क्वेश्चन कि ट्रांसलेशन को डिफाइन करो, तो ट्रांसलेशन का भी यही डेफिनेशन है। द अमीनो एसिड्स ब्रॉट इन बाय, मतलब जो अमीनो एसिड्स लाए जाते हैं टीआरएनए से, आर बॉन्डेड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड्स का स्ट्रक्चर देखा है कभी आपने? देखो ऐसे बॉन्ड्स होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स, ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, देखो यहाँ पे दिख रहा है। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम one end to mRNA, end of mRNA to another end of distance of 1 triplet codon। मतलब जब ये प्रोसेस चल रही है तो राइबोसोम जो है कीप्स मूविंग, ये मूव करना चालू कर देता है। कहाँ से कहाँ तक? mRNA से अदर एंड ऑफ डिस्टेंस ऑफ 1 ट्रिपलेट कोडॉन। जो ट्रिपलेट कोडॉन है अदर एंड का, उस तक वो ट्रैवल करना या फिर मूव करना चालू कर देता है। इसे क्या कहा जाता है? ट्रांसलोकेशन। तो जो ये जो डेफिनेशन है ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन है, उसको भी मार्क कर लो। सच मेनी चेन्स कम टुगेदर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, मतलब ये बहुत सारी चेन्स आपस में मिलकर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स बनाती है। दिस प्रोटीन्स कंट्रोल वेरियस फंक्शंस इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ये जो प्रोटीन्स है वेरियस फंक्शंस को कंट्रोल करती है। एंड देयर अपीयरेंस टू, मतलब इनकी अपीयरेंस मतलब ये जो दिखते हैं ऊपर से, उनको भी कंट्रोल करते हैं। देखो ये म्यूटेशन क्या होता है, देखो ये मेन सीक्वेंस है, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन जब म्यूटेशन होता है तब देखो
ये जो कोड है TGC, उसको किससे रिप्लेस किया जाता है? GAT, मतलब ये म्यूटेट हो गया, एक कैरेक्टरिस्टिक म्यूटेट हो गया, मतलब एक नया ऑफस्प्रिंग नए कैरेक्टर्स के साथ म्यूटेट होके बन रहा है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स लाइक देमसेल्व्स ड्यू टू जीन्स ओनली, मतलब जो जीन्स की वजह से ही उनके जैसा ही कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म वो जनरेट कर सकते हैं। एंड सम ऑफ दो जीन्स आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन विदाउट एनी चेंज, मतलब उनमें से कोई जीन्स विदाउट एनी चेंज ट्रांसमिट हो जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। ड्यू टू दिस सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग्स, मतलब पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनके बच्चों में चले जाते हैं। हाउएवर समटाइम्स सडन चेंजेस ऑकर इन दो जीन्स, मतलब कभी कभी कुछ अचानक से चेंज आ जाता है उन जीन्स में। समटाइम्स एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन्स चेंजेस इन द पोजिशन दैट कॉज अ माइनर चेंज इन द विच इज़ नथिंग बट द म्यूटेशन, मतलब अगर कुछ न्यूक्लियोटाइड में माइनर चेंज आ जाए उनके पोजीशन में तो उसे कुछ नहीं, उसको म्यूटेशन कहा जाता है, म्यूटेट होता है वो जीन्स। सम म्यूटेशंस मे बी द माइनर बट सम मे बी द कंसिडरेबल, मतलब कुछ माइनर होते हैं लेकिन कुछ दिखते हैं सीधे सीधे। म्यूटेशन में कॉज द जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक सिकल सेल एनीमिया, म्यूटेशन की वजह से ही बच्चों में सिकल सेल एनीमिया होता है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो सिकल सेल्स होते हैं वो ब्लड को, मतलब जो अनीमिया होता है उसका आयरन कम हो जाता है ब्लड में। Evolution is the gradual change occurring in the living organisms over a long duration. This is a very slow going process through which is development of organisms is achieved. मतलब जो evolution है वो gradual change है, मतलब उसको टाइम लगता है, धपाक से नहीं हो जाता, वो एकदम फास्ट नहीं होता। देखो इवोल्यूशन कैसे हुआ, देखो जो लेमुर्स थे, रामा स्पीशीज थे, निएंडरथल्स थे, उनसे मॉडर्न मैन बना, ये वो इवोल्यूशन है। सो जो इवोल्यूशन होता है उसमें टाइम लगता है बहुत, वो लॉन्ग ड्यूरेशन लगता है उसको। दिस इज़ अ वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस, मतलब ये बहुत स्लो गोइंग प्रोसेस है। विच डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज अचीव, इसमें ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट अचीव की जाती है। All the stages in changes occurred in the various components ranging from stars and planets in the spaces to the biosphere present in the earth should be included in the study of evolution। मतलब जो ranging stars है उनके जो components है, various components planets space में जो है इनका भी evolution होता है, वैसे ही जो biosphere है earth के around उसका भी study of evolution में inclusion है। Formation of new species due to the changes in specific characteristics of several generations of living organisms as a response to natural selection, it is called as evolution। So evolution की definition क्या है, the formation of new species due to the change in specific characteristic is called evolution। देखो ये definition याद रखना। 3.5 billion years ago life had been non-existent on earth, मतलब 3.5 बिलियन साल पहले अर्थ पे कोई लाइफ नहीं थी। एट द बिगिनिंग देयर मे बी हैव ओनली वन सिंपल एलिमेंट्स इन द ओशन, ओशन में कुछ, क्योंकि हर जगह पानी था, कहीं पे लैंड नहीं था, तो सिर्फ ओशन था, तो ओशन में एक सिंपल एलिमेंट्स होगा जिससे बाकी सब इवॉल्व किए। Simple type of organic and inorganic compounds may be have formed from this complex compounds like proteins and nucleic acids may have formed over the long period from those simple compounds। मतलब जो प्रोटीन्स है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में और न्यूक्लियोसाइड्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है, वो किससे बने होंगे लॉन्ग पीरियड में, इस सिंपल कंपोनेंट से ही बने होंगे ना। First primitive type of cells may have been formed from the mixture of different types of organic and inorganic compounds। मतलब जो फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल बना था वो ऑर्गेनिक, मतलब जो जिसमें लाइफ नहीं है, और इनऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक जिसमें लाइफ है और जो इनऑर्गेनिक जिसमें लाइफ नहीं है, उनसे मिक्सचर से ही बना होगा ना। नंबर ऑफ दोज सेल्स हैव इंक्रीज्ड एट द cost of surrounding chemicals।
There may have been some differences among those cells and according to the principle of natural selection, ये जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है ना, उसको देने वाले थे सर चार्ल्स डार्विन। सर चार्ल्स डार्विन ने बताया था कि नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होता है। जो सबसे पहले अडेप्टेशन करता है वो आगे बढ़ता है। सम मे हैव शोन गुड ग्रोथ एंड सम मे हैव पेरिस्ड, मतलब किसी ने गुड ग्रोथ दिखाई और कुछ एक्सटिंक्ट हो गए, पेरिस्ट हो गए, विच कुड नॉट एडजस्ट विद द सराउंडिंग, उन्होंने सराउंडिंग्स के साथ एडजस्ट नहीं किया। मैनी फिलोसफर्स, देखो अ पीक इन टू द हिस्ट्री देखेंगे, मैनी फिलोसफर्स एंड रिलीजियस स्कॉलर्स हैव रिटर्न देयर व्यूज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ। देयर सीम्स थ्रू discussion over the formation of universe in various cultures like Indian, Chinese, Roman, Greek, etc. Various cultures have noted different type of information about planets, stars, the Pancha Mahabhuta, living organisms, etc. The form of poetry, stories and religious sacred books। मतलब बहुत सारी फिलोसफीज़ में, बहुत सारी माइथोलॉजीज़ में, बहुत सारे कल्चर्स में, इंडियन, चाइनीज़, रोमन, ग्रीक में ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने अर्थ को बनाया या फिर पंच महाभूतों को बनाया। तो उन पे बहुत सारी स्टोरीज़ है, रिलीजियस बुक्स है, पोइट्रीज़ है, ये यहाँ पे दिखाया गया है। एट प्रेजेंट करोड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लैनेट्स एंड एनिमल्स विथ ह्यूज डाइवर्सिटी रिगार्डिंग शेप एंड कॉम्प्लेक्सिटी आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। मतलब अभी के समय में करोड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है, बहुत सारी स्पीशीज है, विद ह्यूज डाइवर्सिटी, बहुत सारी डाइवर्सिटी है उनमें शेप की डाइवर्सिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी की डाइवर्सिटी है। एनिमल्स डाइवर्सिटी रेंजेस फ्रॉम द यूनिसेल्युलर अमीबा एंड पैराशियम टू मैन एंड जायंट व्हेल। मतलब जो एनिमल डाइवर्सिटी है उसमें जो एक सेल वाले अमीबा है, पैरामीशियम है, उनसे लेकर मैन और सबसे जायंट एनिमल जो अर्थ पे है अभी वो है व्हेल, उस तक है। द प्लांट डाइवर्सिटी कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्पीशीज रेंजिंग फ्रॉम यूनिसेलुलर क्लोरेला to the species ranging from unicellular chlorella to the huge banyan tree. The life exists on earth everywhere from equator to the both the poles। मतलब इक्वेटर से लेके बोथ पोल्स तक लाइफ है, लाइक एयर, वाटर एंड रॉक एक्सेट्रा। ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एट ऑल द प्लेसेस लाइक एयर में भी ऑर्गेनिजम्स है, वाटर में भी है, लैंड्स में भी है, रॉक्स में भी है। ह्यूमन्स हैव शोन क्यूरोसिटी अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ। मतलब ह्यूमन्स ने क्यूरोसिटी दिखाई किसके लिए, ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड रीजन्स फॉर सच अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन लाइफ। डिफरेंट थ्योरीज अबाउट origin and evolution of life have been proposed till today, of which theory was gradual development of living organisms accepted। मतलब जो gradual development की जो theory है उसे accept किया गया है। Theory of evolution, according to the theory first living material protoplasm has been formed in ocean। मतलब जो first organism है living material protoplasm वो ओशन में फॉर्म किया गया था। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, बहुत सारे टाइम के बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वॉज फॉर्म। इसके बाद यूनिसेलुलर मतलब एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म बने। ग्रेजुअली चेंजेस अकॉर्ड इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स आर वेर फॉर्म। मतलब इसके बाद लार्जर और बहुत सारे बहुत कॉम्प्लेक्स सा ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होने लगे। ऑल दो चेंजेस वेर स्लो एंड ग्रेजुअल। मतलब ये जो चेंजेस थे वो स्लो थे और ग्रेजुअल थे। जो चेंजेस थे वो लार्जर स्केल में होने लगे और स्लो होने लगे। मतलब उनको टाइम लगने लगा, उनको बहुत ज़्यादा समय लगने लगा। ड्यूरेशन ऑफ ऑल दीज चेंजेस इन एट मोस्ट 300 करोड़ ईयर्स। मतलब ये सब होने में कम से कम या फिर मोस्टली 300 मतलब 300 करोड़ ईयर्स लगे ये सब होने में। चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड बीन ऑल अराउंड
and multi-dimensional, and this led to evolution of different types of organism. ये सारे ऑर्गेनिजम्स है चेंजेस ऑफ डेवलपमेंट, और चेंजेस और जो डेवलपमेंट हुई उनमें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो राउंड थी और मल्टी डायमेंशनल थी। बहुत सारे स्पीसीज में ये इवोल्यूशन हुआ। हैंस दिस ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड इवोल्यूशन। मतलब इस सारे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इवोल्यूशन कहा जाता है। विच इज़ ऑर्गेनाइजेशनल, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन की तरह चली। Progressive development of plant and animals from the ancestors having different structures and functional organization is called evolution। मतलब जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होती है प्लांट्स एंड एनिमल्स की, उनके एंसेस्टर्स के द्वारा जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, उसे इवोल्यूशन कहा जाता है। सो एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। अब हम क्या देखेंगे? एवोल्यूशन क्या था हमने देख लिया, अब उसके एविडेंस क्या है, उसके प्रूफ्स क्या है कि एवोल्यूशन सच में हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे उसकी प्रूफ्स क्या है। कलेक्टिव थिंकिंग करेंगे उसके बारे में। Collective thinking upon all above mentioned theories implies that evolution is everlasting process of change। मतलब ये everlasting है, evolution होता रहेगा, हुआ था, आगे भी होगा। So however it needs proof to prove it। मतलब उसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रूफ चाहिए। So following are various proofs available in support of theories mentioned above। Morphological evidences, मतलब जो एनिमल्स या प्लांट्स में दिखते हैं, जो मॉर्फोलॉजिकली उनमें दिखते हैं। ऑब्जर्व द दिस। देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है कि कैसे मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस होता है। देखो ये जो फॉक्स है और ये जो डॉग है, इनमें कुछ सिमिलरिटीज़ है क्योंकि इनके एंसेस्टर्स सेम हैं। वैसे ही देखो यहाँ पे एक प्लांट है, मैंगो है, ये क्या है? गुआवा है, इसमें सिमिलरिटी नहीं है, लेकिन इसमें और इसमें सिमिलैरिटीज़ है। देखा, क्योंकि इनके एंसेस्टर्स या फिर जो जिससे ये इवॉल्व हुए वो सेम होंगे। वेरियस सिमिलैरिटीज़ लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ माउथ, पोजिशंस ऑफ आईज। देखो इनके आइज़ की पोजिशन, माउथ का स्ट्रक्चर सेम है ना। नॉस्ट्रल्स एंड एयर पिना एंड थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर on the body are similarities in characters like leaf shape। देखो ये जो गुआवा का पेड़ है उसकी लीफ अलग है, लेकिन ये इन दोनों के लीव्स थोड़े सेम है। लीफ वेनेशन, लीफ पेटियोल occur in case of plants। This indicates that there are some similarities in those groups and hence is proof that the origin must be same and must have common ancestors। और हम देखेंगे अभी एनाटॉमिकल एविडेंसेस, मतलब जो हमें आंखों से नहीं दिखते लेकिन अंदर हमारे बॉडी के अंदर वो एनाटॉमिकली हमारे एनाटॉमी में प्रेजेंट होते हैं वो एविडेंसेस। तो ये देखो, ये जो है ये क्लॉ है, ये भी एक क्लॉ है। देखो इसमें फिंगर्स है, ये ह्यूमन हैंड है। ये देखो ये सब हैंड्स है। देखो इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व दैट पिक्चर्स देयर डजंट see many superficial similarity between human hand, foreleg of ox, flipper of whale and phantagium of bat। देखो ये एक ह्यूमन हैंड है, एक इंसान का हाथ है, ये एक बैल का पैर है, मतलब आगे का पैर है बैल का, ऑक्स का। ये बैट का पैंटेजियम है, मतलब बैट का हाथ है जिसमें उसका विंग होता है, और ये वेल का फ्लिपर है। सो सिमिलरली यूज ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स इज डिफरेंट इन रिस्पेक्टिव एनिमल्स। हाउएवर देयर आर सिमिलैरिटीज इन स्ट्रक्चर्स ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स इन ऑर्गन्स ऑफ ईच ऑफ दोज एनिमल्स। मतलब कुछ एनिमल्स में सिमिलैरिटीज होती है, कुछ एनिमल्स के डिफरेंट होते हैं, कुछ एनिमल्स के वो पार्ट्स या फिर वो ऑर्गन्स डिफरेंट होते हैं। दिस सिमिलैरिटी इंडिकेट्स दैट दोज एनिमल्स में हैव कॉमन एंसेस्टर्स। सो उनके एंसेस्टर्स कॉमन होने के
कुछ इंडिकेशंस उसमें से मिल रहे हैं। विच आर द डिफरेंट ऑर्गन्स इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स क्या होते हैं ऑर्गेनिज्म के, बॉडी ऑर्गन्स। सो ईच ऑफ द ऑर्गन्स यूजफुल टू ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गन्स यूजफुल होते हैं क्या ऑर्गेनिज्म में? नहीं, कुछ ऑर्गन वेस्टिजियल होते हैं। अगला हमारा वही टॉपिक है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, जो हमारे कुछ काम की नहीं होते। मतलब जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है, पहले हमें वो ऑर्गन्स चाहिए होते हैं, लेकिन अभी वो हमारे कुछ ज़्यादा काम नहीं होते। Degenerated or underdeveloped useless organs of organisms are called as vestigial organs. Degenerated underdeveloped useless organs होते हैं, मतलब degenerated मतलब क्या, जो degeneration की तरफ जाते हैं, मतलब जो विलुप्त होना शुरू हो जाते हैं ऑर्गन्स, और underdeveloped मतलब जो फुल्ली डेवलप नहीं हुए, ऐसे यूजलेस ऑर्गन्स को वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहा जाता है। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यूज और ऑर्गन्स फॉर एन इन लिविंग चेंजिंग इन्वायरमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब सडनली, मतलब ऐसे ही कोई ऑर्गन चला तो नहीं जाएगा ना, गायब तो नहीं हो जाएगा। न्यू टिश्यूज, न्यू ऑर्गन्स, उसको टाइम लगता है, इज़ नॉट पॉसिबल। इंस्टेड एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स अंडरगो ग्रेजुअल चेंजेस, मतलब उसके अलावा जो एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स है वो ग्रेजुअल चेंजेस में चले जाते हैं। मोस्टली अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इन बॉडी इज यूजफुल अंडर सर्टन सिचुएशंस, हाउएवर द सेम स्ट्रक्चर अंडर डिफरेंट सिचुएशन मे बिकम यूजलेस और इवन हार्मफुल। मतलब जब हमें सेलुलोज पचाने की ज़रूरत पड़ती थी, जब हम ज़्यादातर प्लांट्स को खाते थे, प्लांट्स के स्टेम्स को खाते थे, या फिर जिसमें ज़्यादा सेलुलोज होता है उसे खाते थे, तब हमें अपेंडिक्स की ज़रूरत पड़ती थी। देखो यहाँ पे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे ये अपेंडिक्स होता है, तब हमें इस अपेंडिक्स की ज़रूरत पड़ती थी उसको डाइजेस्ट करने के लिए, वो फूड को, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए। लेकिन अभी हम जो फूड खाते हैं वो कुक करके खाते हैं, कच्चा नहीं खाते, तो हमें सेलुलोज को पचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सेलुलोज ब्रेक हो जाता है कुकिंग की वजह से। सो हमें अब उस ऑर्गन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए अपेंडिक्स वेस्टिजियल हो गया। वैसे ही अगर कोई डिफरेंट सिचुएशन, मतलब अगर हमें अभी ज़रूरत नहीं पड़ती उस ऑर्गन की, तो डिफरेंट सिचुएशन हुई तो ये ऑर्गन हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है, क्योंकि ये किसी केसेस में ये स्वेल होना चालू हो जाता है, सूज जाता है, और लोगों को इसका ऑपरेशन करना पड़ता है, इसको ऑपरेट करके निकालना पड़ता है इस ऑर्गन को, अपेंडिक्स को। Such structures begins to degenerate under such situation as per the principle of natural selection। मतलब नेचुरल सिलेक्शन प्रिंसिपल के द्वारा ये जो स्ट्रक्चर होता है अलग सिचुएशंस में डीजेनरेट होना, मतलब ये गायब होना शुरू हो जाता है। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू स्ट्रक्चर टू डिसअपियर, मतलब ये स्ट्रक्चर को या फिर इन ऑर्गन्स को गायब होने में, ख़त्म होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। सच ऑर्गन्स आर सीन इन डिफरेंट फेजेस ऑफ डिसअपेरेंस इन डिफरेंट एनिमल्स, मतलब बहुत कुछ अलग अलग टाइम लगता है और अलग अलग एनिमल्स में ऑर्गन्स को गायब होने में। सच ऑर्गन दो नॉन फंक्शनल इन सर्टन ऑर्गेनिज्म, मतलब ये जो ऑर्गन्स होते हैं जो कुछ इसमें ऑर्गेनिजम्स में यूज़फुल नहीं होते, नॉन फंक्शनल होते हैं, वो कुछ ऑर्गेनिजम्स में, अदर ऑर्गेनिजम्स में फंक्शनल होते हैं, फुल्ली फंक्शनल होते हैं। इट इज़ नॉट वेस्टिजियल इन अदर ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स। सो अपेंडिक्स विच इज़ यूजलेस टू ह्यूमन, मतलब यूजलेस है ह्यूमन के लिए, अपेंडिक्स इज़ यूजफुल एंड फुल्ली फंक्शनल ऑर्गन इन रूमिटेंट्स। अभी रूमिटेंट्स में वो ऑर्गन फुल्ली फंक्शनल होता है। रूमिटेंट्स क्या होते हैं? जो एनिमल्स, जैसे काव है, बफेलो है, वो अपना खाना चबाने के बाद वापस ऊपर लाती है, उनको वापस चबाती है और उनको डाइजेस्ट करती है। उनके लिए जो जुगाली करते हैं, जुगाली बोलते हैं उसको, जुगाली या फिर रवंथ करते हैं, उनको रूमिटेंट्स कहा जाता है। सो ये रूमिटेंट्स रहते हैं, काव या बफेलो, अब देखना दोपहर के टाइम पे जब चारा वगैरह खा के हुआ रहेगा ना, काव उसको, गाय का और भैंसों का,
तब वो वापस ऐसा चबाते रहते कुछ च्युइंगम की तरह, वो वापस वो जो फूड खाया रहता है उन्होंने, जो आधा पचा हुआ रहता है उसको वापस ऊपर लेते माउथ में और उसको वापस चबाते हैं। उस वो खाने को डाइजेस्ट करने में, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में अपेंडिक्स उनको हेल्प करता है। सिमिलरली मसल्स ऑफ एयर पिना, मतलब जो एयर पिना के जो मसल्स होते हैं ये ह्यूमंस के लिए यूजलेस है, क्योंकि ये मूव नहीं करते हम लोगों में, ह्यूमंस में ये मूव नहीं करते। देखो आपका कान का मसल कभी ज़्यादातर मूव नहीं करता कोई लोगों का। सो विच आर यूजलेस टू ह्यूमन आर यूजफुल इन मंकीज फॉर मूवमेंट ऑफ एयर पिना। मतलब ये यही स्ट्रक्चर मंकीज़ में, जो हमारे एंसेस्टर्स माने जाते हैं, उनमें ये एयर पिना मूवमेंट होता है। वेरियस वेस्टिजियल ऑर्गन्स लाइक टेल बोन, मतलब जिसको कॉकस कहा जाता है, देखो ये टेल बोन होता है, विजडम टीथ एंड बॉडी हेयर्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी बीइंग, ह्यूमन प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये जो हम क्या कहा जाता है, मतलब पता है आपको टेलबोन के बारे में? जब हमारा इवोल्यूशन हो रहा था तब हम क्या थे, मंकीज थे, लेमूर्स थे, तो हमारी टेल होती थी। सो वो टेल ग्रेजुअली कम कम होती गई और पूरी ख़त्म हो गई, लेकिन जो टेल का जो बोन था जहाँ से वो टेल निकलती थी, पूँछ निकलती थी, वो वैसा ही रह गया। वैसे कहा जाता है विजडम टीथ के बारे में। ये जो विजडम टीथ्स होते हैं वो खाना चबाने में ज़्यादातर मदद नहीं करते, लेकिन वो होते हैं। बॉडी हेयर्स हमें हीट से और इससे बचाते थे, ठंड से, हमको कवर करते थे जब हम ये नहीं पहनते थे, क्लोथ्स नहीं पहनते थे। सो ये 10th का साइंस 2 का फर्स्ट चैप्टर था, ये इसका पार्ट 1 है। तो ये पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो मैं जल्दी डाल दूँगा या फिर इसके साथ ही डाल दूँगा। तो इसके साथ जब वीडियो ख़त्म होगा तब आपको पार्ट 2 की भी लिंक मिल जाएगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पर पहले से हो तो मेरे वीडियोस आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चंस है तो मुझे कमेंट्स में बताइए। तब तक के लिए बाय बाय।